हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 1 जो कि है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र को परिभाषित किया जा रहा है, यानी डेमोक्रेसी क्या है। अब हम लेसन की शुरुआत करें इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेसन में एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वह बच्चे अपनी मैडम से लोकतंत्र के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं और मैम उनके सवालों का जवाब दे रही हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि लोकतंत्र क्या है और इसकी परिभाषा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैम ने बताया एक सरल परिभाषा से कि लोकतंत्र क्या है। तो उन्होंने एक सरल परिभाषा बताई कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं, यानी जनता करती है। ठीक है, लेकिन लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर हमें उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना होगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे जैसा कि हमें पहुंचना चाहिए। अब इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले जैसे हमने शुरुआत की थी लोकतंत्र की परिभाषा से, तो लोकतंत्र हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इस अध्याय में बहुत सारे देशों के उदाहरण दिए गए हैं। तो पहली विशेषता को बताने से पहले हम एक उदाहरण लेंगे लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोकतंत्र की पहली विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। 2002 में 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर में क्या होता है? इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिससे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। ठीक है, तो आपने ये उदाहरण सुना। तो पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों को अधिकार मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं कि उन्होंने
एक दबाव बनाकर अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो पहली विशेषता है उस पर पहुंचेंगे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। लेकिन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र के शासन को उखाड़ फेंका और जो सेना थी उसने अपना शासन पाकिस्तान के ऊपर किया और परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर लिया। तो ऐसी स्थिति को हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे, भले ही वहां पर चुनाव कराए गए हों, लेकिन चुनाव कैसे हुए? दबाव में चुनाव हुए। ठीक है, अब दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें चीन का उदाहरण दिया गया है। चीन की संसद को कवागुओ रेमिम दाइबियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000, इसमें गलत छप गया है, इधर पर जो है 3 की जगह 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेने पड़ती है। यहाँ पर फिर एक बार गलत सन छपा हुआ है, इधर पर 2002 और 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला जो कि लोकतंत्र की विशेषता है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर भी लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ऐसा चीन में नहीं हो रहा है। ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर प्रदान हो, लेकिन चीन में बार बार एक ही पार्टी की सरकार आती है। इसलिए ये विशेषता लोकतंत्र की होना चाहिए, जो कि चीन में नहीं है। अतः चीन के चुनाव को भी शायद हम लोकतंत्र ना कह पाए। अब अगली जो विशेषता है लोकतंत्र की वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति के मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। इसमें क्या है? सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ भी हम लोकतंत्र नहीं मानेंगे। दूसरा है एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी उनके यहाँ जो नागरिकता के नियम हैं, एस्टोनिया में जो नागरिकता के नियम हैं कि वहाँ पर रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, या वहाँ पर रूस के जो लोग रहते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता। तो यहाँ भी हम लोकतंत्र की इस विशेषता को नहीं मानते कि ये विशेषता प्रदर्शित हो रही होगी। और अगला जो उदाहरण है, तो फिजी की चुनाव पार्टी ने वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। तीसरा उदाहरण क्या कहता है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। यानी वहां पर जो फिजी मूल के जो लोग हैं उनका वोट की कीमत ज्यादा होगी, बजाय भारत से यदि कोई व्यक्ति फिजी जाकर रहता है तो उसकी वोट की कीमत कम होगी। तो ये भी लोकतंत्र की विशेषता प्रदर्शित नहीं करती है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन जो हमने उदाहरण देखे उसमें ये विशेषता प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब आगे हम देखेंगे कि
कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये अगली विशेषता प्रदर्शित करती है लोकतंत्र की, अगली विशेषता है। लेकिन देखेंगे हम क्या ये सटीक है या नहीं है इन देशों में। तो यहाँ जिम्बाब्वे का उदाहरण लिया गया है। जिम्बाब्वे को 1980, यहाँ पर गलत छपा हुआ है, यहाँ 1980 है, में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, जिसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिससे देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उसकी जवाबदेही को कम किया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। अब विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता है कि कानून का राज, इसकी विशेषता है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लेकिन इस विशेषता का इस उदाहरण से कोई मेल नहीं खा रहा, क्योंकि जिम्बाब्वे में जो नेता हैं राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, वो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं, 1980 से ही शासन कर रहे थे और वही हमेशा जीतते थे। वह लोकप्रिय कम नहीं थे, लेकिन वह चुनाव में किसी भी तरह से गलत बात को अपनाने पर भी बल देते थे। यानी यदि किसी गलत तरीके से भी उन्हें जीत मिल जाए तो वह ऐसी नीति भी बना देते थे। तो इस तरह से जो लोकतंत्र की ये विशेषता है, वो जिम्बाब्वे की जो शासन व्यवस्था है वहां पर ये विशेषता काम नहीं कर रही है, क्योंकि कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसमें साफ इस विशेषता में कहा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, तो आप इस उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि बार बार रॉबर्ट मुगाबे का राष्ट्रपति चुना जाना और विरोधियों की सभाओं में गड़बड़ी पैदा करना और अपने अधिकारों में वृद्धि करने के लिए संविधान में बार बार बदलाव करना, ये सब कुछ लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। बल्कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब परिभाषा की जो हमने शुरुआत की थी उसका सारांश देखेंगे। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के तरीकों के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और क्या इन देशों में लोकतंत्र है या विशेषताओं के हिसाब से इन देशों में
लोकतंत्र कार्य कर रहा है या नहीं। अब लोकतंत्र ही क्यों? तो लोकतंत्र ही क्यों? तो लोकतंत्र क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है, क्योंकि इस तंत्र में जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो कौन व्यक्ति होते हैं? वो वे व्यक्ति होते हैं जिनको जनता द्वारा चुना जाता है। अब ये देखेंगे हम कि लोकतंत्र ही क्यों। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है मतलब क्योंकि शासक को किसने चुना? जनता ने। तो शासक किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के प्रति। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब लोकतंत्र ही क्यों, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय कौन लेता है? शासक। और शासक कौन है? जिनको जनता ने चुना है। फिर है इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में यदि किसी भी तरह का मतभेद हो जाता है, किसी तरह का टकराव आ जाता है, तो वह जनता और शासक दोनों अपने अपने तरीके से उन टकरावों को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है नागरिकों का सम्मान लोकतंत्र? क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट की कीमत होती है और हर व्यक्ति के वोट की एक समान कीमत होती है। किसी भी व्यक्ति का वोट जाति, धर्म एवं लिंग के अनुसार छोटा या बड़ा नहीं माना जाता, बल्कि सब व्यक्तियों का वोट जो है वो एक समान ही माना जाता है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का और किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसके वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी। तो इसलिए वो लोकतंत्र अन्य तंत्र से बेहतर है। इसके बाद लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, क्या मतलब है? यानी हमेशा के लिए एक ही सरकार नहीं चुनी जाती, सरकार का एक कार्यकाल निर्धारित रहता है और कोई गारंटी नहीं है कि यदि हमने जिस सरकार को चुन दिया है उससे हम 5 साल कार्य करवाएं। यदि वह सरकार जनता के हितों में निर्णय नहीं लेती तो जनता उस सरकार को बदलने के लिए भी सक्षम है। इसलिए गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता और सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और इस तरह से लोकतंत्र में जो शासक हैं वह जल्दी से जल्दी अपनी गलतियां ठीक करना चाहते हैं, जिससे कि जनता द्वारा यदि उन्हें मौका मिला है तो वह उस मौके को हाथ से न जाने दें। इसलिए लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं चित्र बना हुआ है, इसमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो आप इन चित्रों में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को पहचानने की कोशिश करें और देखें कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए इन्होंने कार्य किए, किस तरह से भारत को बनाने में अपनी भूमिका अदा की। ठीक है, तो इस लेसन में बस इतना ही। आज हमने लोकतंत्र की परिभाषा, उदाहरण और उसकी विशेषताओं का पूरा विवरण पढ़ा और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।